हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बिंदुसार जो मौर्य पार्ट वन पे जो मैंने वीडियो डाला अपलोड किया था, मौर्य पार्ट वन, जहाँ पास में हम लोगों ने बिंदुसार तक पढ़ा था। बिंदुसार के कार्यकाल के बारे में जाना था, बिंदुसार के बारे में जाना था, बिंदुसार को विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में क्या क्या कहा जाता था उनके बारे में जाना था। और बिंदुसार को अमित्र केटस या अमित्र घात, जिसका अर्थ होता था शत्रुओं का नाश करने वाला, इन नामों से भी हम लोगों ने जाना था। उनके राज्यकाल के बारे में जाना था और अंत में उनकी जो मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में हुई थी। और वहीं से फिर 273 ईसा पूर्व के बाद अशोक का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। ओके, सही है। तो इसके बाद हम लोग, है ना, ठीक है, अशोक की, है ना, पूरी जो मौर्य युग का, मौर्य युग की ये तीसरे पीढ़ी का बात करेंगे। मौर्य युग के पहले पीढ़ी चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरी बिंदुसार और तीसरी पीढ़ी बात हो गया अशोक। तो अशोक के कार्यकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। और अशोक का नाम आते ही हम लोग एक तरह से अंदर से आता कि महान सम्राट, इनके बारे में शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब से हम लोग इतिहास में जानते हैं अशोक के बारे में हर जगह उल्लेख किया हुआ है। बहुत सारे इनके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जहां पर इनके एक सम्राट, एक विस्तार और एक महान सम्राट के रूप में विदित है। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अशोक का कार्यकाल, अशोक की कार्यकाल हम लोग बोल सकते हैं 273 से 232 ईसा पूर्व तक थी। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। यानी कि वो इतने क्रूर थे कि 99 भाई, अपने जो 99 भाई थे उनको मारने के बाद वो राजगद्दी पर बैठे थे। इससे यही पता चल सकता है कि कितने क्रूर होंगे कि अपने 99 भाइयों को मार डाला। ठीक है, उसके बाद इनके पत्नी के बारे में अगर बात किया जाए तो पत्नी इनकी विदिशा की सृष्टि की पुत्री, यानी कि विदिशा कहाँ पास है, मध्य प्रदेश में एक शहर है, एक जगह है जो बहुत ही काफी प्रचलित है। यहाँ पास गौतम बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे अशोक। कलिंगा युद्ध के बाद में जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, उसके बाद बहुत सारे शिलालेखों के निर्माण कराए थे, जगह जगह पर शिलालेख का निर्माण करवाए थे। तो वहां पास कहीं ना कहीं, है ना, यहाँ पास वहां पास दिखता है, वहां पास भी इनका पहचान दिखता है कि विदिशा की जो सृष्टि की पुत्री थी वो देवी इनकी पहली पत्नी हुई। और इसका जिक्र सीहली अनुश्रुति के अनुसार, सीहली अनुश्रुति के अनुसार, ये सीहली साउथ, अब चले जाइए श्रीलंका में सिहली सुनी होंगे, सिहली एक ग्रुप है, उसी ग्रुप से विदित होता है, उसी ग्रुप से काव्य है, ग्रंथ है, जहाँ पर श्रीलंका के बहुत सारे राजाओं का जिक्र हुआ है उस ग्रंथ पे। उसी ग्रंथ में यहाँ पर जिक्र हुआ है कि अशोक की जो पहली पत्नी थी वो देवी थी। ठीक है, इसी से, इस देवी से, है ना, ठीक है, इस देवी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, आगे आपको देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पास बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दिव्यावदान यानी कि इस दिव्यावदान मतलब होता है कि दिव्य कथाओं को संग्रहित किया हुआ यह दिव्य कथान में अशोक की एक अन्य पत्नी, एक और पत्नी के बारे में, है ना, ठीक है, जिक्र किया हुआ, जिनका नाम था तिस्य रचिता है। उनका नाम क्या है, तिस्य रचिता। ठीक है, इस नाम से उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख, प्रयाग कहाँ पास, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयाग स्थित शिलालेख, इलाहाबाद अभिलेख, या उनको बोल सकते हैं रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त, ठीक है, की प्रयाग प्रशति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, में अशोक की एकमात्र रानी कारूबाकी का उल्लेख है। तो अलग अलग मक्तब्य है, अलग अलग जगह है, जैसे कि प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद जो लेख है, जिसको रानी अभिलेख कहा जाता है, वहां पास एक ही रानी का है। ठीक है, एक ही रानी को बोला गया है कि एक ही रानी थी उनकी, है ना, एकमात्र रानी का उल्लेख किया जाता है, जिनका कारूबाकी के नाम से उल्लेख है। ठीक है ना। तो अब फिर देखिए से आप विदेशिया के बारे में जाने कि विदेशिया की जो श्रेष्ठा की जो पुत्री थी देवी, उनके साथ इनका था। ठीक है, पहली पत्नी का जिक्र किया जाता है, जिससे उनका बताया गया था कि उनके दो पुत्र हैं, उनके दो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जिक्र किया गया था। पर यहाँ पास हम लोग देखते हैं, ठीक है, एकमात्र रानी कारूबाकी का भी उल्लेख है। उसके बाद आगे देखते हैं, राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन
अवंती जिसको कहा जाता, वह तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। मैंने राजाभिषेक से पहले, ठीक है, क्योंकि राजाभिषेक से पहले, क्योंकि उनके उनसे पहले कौन थे? बिंदुसार थे। तो बिंदुसार के कार्यकाल पे राजा अशोक जो थे उज्जैन व तक्षशिला के क्या थे? प्रांतीय शासक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अशोक शासित देशों में शिलाओं का संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर, शिलाओं मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थर पर संदेश खुदवाने वाले, यानी कि अपने जनताओं से, अपने जनताओं के बीच अपना संदेश पहुंचाने वाले का जो काम हुआ, काम करते थे, पहले कौन थे? अशोक थे। उन्होंने ही शिलाओं पर संदेश खुदवाने का वाले प्रथम शासक का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पास हम लोग की अशोक की उपाधियां, और ये जो विभिन्न विभिन्न शिलालेख से उनको हम लोग, शिलालेख क्या होता है कि भाई विभिन्न विभिन्न जगह पर वो गए होंगे और शिलालेख पे उनके नाम का, उनके संदेश का, ठीक है, जो उद्बोधन किया हुआ होगा, जो लिखा हुआ होगा, उसी उल्लेख से, उसी शिलालेख पे जो लिखा हुआ, जो भी लिपि से, जो उसमें चलती थी, ब्राह्मणी लिपि है ना, प्राकृत चलती थी, पाली चलती थी, ठीक है, खरोष्टी चलती थी, है ना, तो ये सब सारे जो लिपि, उसी लिपि से जो उसमें जो उद्गृत था, ठीक है, उसी उद्गृत से पता चलता था कि अशोक की उपाधियां क्या क्या थी। ठीक है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पास उपाधि देखेंगे अशोक, अशोक जो नाम उपाधि उनको मिला, कैसे मिला? मास्की लघु शिलालेख से। मास्की लघु शिलालेख कहाँ पास है आपका? ये नदी है एक तरह की, मास्की, हम जो पहले भी जिक्र करके आपको बताएं इसके बारे में। ठीक है, तो मास्की नदी कर्नाटक के रायचूर जिला, है ना, ठीक है, कि आपका ग्राम रायचूर जिला में ही स्थित है ये मास्की अभिलेख, है ना। मास्की एक्चुअली नदी का नाम है, ठीक है, उसी नदी के नाम पे मास्की लघु लघु शिलालेख के नाम से ये प्रचलित हुआ। उसके बाद देवानी प्रियस अशोक राजा, जो ये जो है, ये किस स्रोत से प्राप्त हुआ? इस तरह से उपाधि उनको मिला है, किस स्रोत से? तो गुजरा लघु शिलालेख, गुजरा गुजरा लघु शिलालेख, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अशोक मौर्य। अशोक मौर्य, अशोक मौर्य जो यहाँ पास आपको दिख रहा है, अशोक मौर्य, ठीक है, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि आपका गुजरात के, ठीक है, प्राकृत, प्राकृत पे, गुजरात पे ही ये आपका जो अशोक मौर्य का, अशोक मौर्य का जो उनको उपाधि मिला है, ठीक है, तो ये रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख जहाँ पास से, वहां से इनको ये उपाधि वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि प्राकृत लिपि पे, प्राकृतिक भाषा पे लिखी हुई थी गुजरात पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रियदसी राजा मगध, इस नाम से भी उनको उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि कहाँ से स्रोत प्राप्त हुआ? तो ये भाब्रू वैराट लघु शिलालेख, शिलालेख भाब्रू, ये भाब्रू कहाँ पास है? ये भाब्रू, ठीक है, ये बिहार, एक गुफा है, बिहार गुफा में, वहां पास आप देखिएगा, ठीक है, सुदामा कर्ण इस टाइप का गुफा है, उसी गुफा से लगा हुआ ये गुफा है, जिसको गुहा अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो उस जगह पे आपका प्रियदसी राजा मगध, इसके बारे में भी उल्लेखित किया हुआ है। उसके बाद प्रियदसी, प्रियदसी राजा, ठीक है, ये आपका कंधार वृहद शिलालेख, दीपवंश महावंश, ठीक है, दीपवंश महावंश, दीपवंश महावंश के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पाली पे लिखा हुआ था, है ना, ठीक है, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, दीपवंश और महावंश, इस स्रोत जहां से मिला था वहां पर, है ना, श्रीलंकाओं के राजाओं का भी वर्णन किया हुआ था। ठीक है, और ये पाली में लिखा हुआ था, कंधार वृहद शिला, कंधार मतलब जान ही रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये सब स्रोत से वहां उनको जो उपाधि मिली हमको पता चलता है। उसके बाद देखिएगा अशोक वर्धन, अशोक वर्धन पुराण से प्राप्त हुआ था। राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख, नेटुर कहाँ है अवस्थित? ये मैसूर पे है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा राजा अशोक देवान प्रिय, ठीक है, इनका एक उपाधि मिला था, राजा अशोक देवान प्रिय, देवों की प्रिय। ठीक है, इनका ये उद्गोलम लघु शिलालेख, उद्गोलम लघु शिलालेख, ये कहाँ पर था आपका, है ना, वेलारी, है ना, कर्नाटक, ये कहाँ पर अवस्थित है? वेलारी, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पास आप जो देखें उपाधि इनको मिला, और स्रोत कहाँ कहाँ से, मतलब हमको बताएं कि जहां जहां ही जाते थे संदेश इनका लिखा रहता था, शिलालेख पे, पत्थर के चट्टानों पे लिखवाते थे, खुदवाते थे, अलग अलग भाषाओं पे, जो जो भाषाएं उसमें चलती थी, उसी शिलालेख से पता चला कि राजा अशोक को किस किस की उपाधि मिली। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बराबर, आपका पूछा जाए कि भाब्रू विराट लघु शिलालेख,
ठीक है, ये जो शिलालेख जो स्रोत मिला उसमें राजा अशोक को किस नाम से, ठीक है, किस नाम से उपाधि प्राप्त था, तब उसका आंसर होगा आपका पियदसी राजा मगध। तो इस प्रकार से बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष के बाद उपरांत ही आपका क्या किए थे, ये राज्याभिषेक को, है ना, ठीक है, ये 4 का राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक के अभिलेख को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अशोक अलग अलग अभिलेख बहुत जगह इनकी चारों तरफ, यानी कि आप बोल सकते हैं भारत के और विस्तार में इनका अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि इनका जनता तक संदेश पहुंचाना एक अभिलेख से ही हुआ। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। ठीक है, शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा कराया जाता था। देखिए, सम्राट अशोक जो शिलालेख का बात होता है तो कलिंगा युद्ध के बारे में आप लोग को पता होगा। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक के अंदर वो एक द्रवित हो चुके थे, करुणामय हो चुके थे, और उन्होंने ये, क्योंकि कलिंगा युद्ध में भारी नुकसान हुआ था, लाखों लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। ठीक है, तो ये सब उनको देखते हुए वो बौद्ध धर्म को अपना लिए, अंदर से उनका मन द्रवित हो चुका था, और इसी द्रवित के कारण वो फिर क्या किए, जब बौद्ध धर्म अपनाए और जगह जगह गए और बौद्ध धर्म के संदेश को पहुंचाएं, ठीक है, तो शिलालेख का उपयोग करते थे और जगह जगह पर शिलालेख पर खुदवाते थे, लिखवाते थे, जिस भाषा में वहां पर चलता था उस समय। ठीक है, तो इसीलिए इनका शिलालेख काफी प्रचलित है, काफी विकसित, और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि ये शिला कहाँ से है रिलेटेड, ये शिलालेख कहाँ से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आप लोग देखिए, गुज्जारा, मास्की, नेटुर, उद्गोलम, जो ये 4 शिलालेख, इसके बारे में हम जस्ट इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेटुर, मास्की, नेगुजारा, ठीक है, ये सारे हम ऊपर में ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पास आगे देखते हैं। अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, यानी गुजारा, मास्की, नेटुर, उद्गोलम। गुजारा कहाँ था? गुजारा आपको हम बताएं तो गुजारा मध्य प्रदेश के दतिया जिला में था। ठीक है, मास्की भी बताए थे, मास्की आपका कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित था। नेटुर, नेटुर में बताए थे, नेटुर मैसूर में अवस्थित थे। उद्गोलम के बारे में बात करते, उद्गोलम बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। ये सारे अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, मतलब अशोक के नाम से ही वास्तविक मिलता है, मतलब अशोक से ही मिलता है। ठीक है, वहां पर उद्गृत है अशोक नाम से। ठीक है, अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवानी प्रिय, मतलब देवों का प्यारा, देवानी प्रिय नाम से उनकी उपाधि के रूप में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं शिलालेख किस तरह से थे, है ना, किस किस शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? रॉक एडिक्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट शिलालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इन स्थानों के नाम इस प्रकार है। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, 14 विभिन्न लेखों का एक समूह। ठीक है, मतलब 14 लेख मतलब क्या, कि उसमें जो अलग अलग भाषाओं से जो लिखा हुआ था लेख, संदेश, है ना, तो 14 विभिन्न लेखों का समूह है, 14 लेख समूह था। पर जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए, तो अलग अलग जगह जो 8 स्थान, वहां से 14 अलग अलग जो लिखा हुआ उनका जो अभिलेख संदेश है, ठीक है, उनको 8 विभिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। इन स्थानों के नाम इस प्रकार है जो हम यहाँ पर देखते हैं। शाहबाज गढ़ी, ये कहाँ है? पेशावर जिले में स्थित, जो कि पाकिस्तान पे है। ठीक है, मानसेहरा, मानसेहरा यहाँ से भी अभिलेख मिला था, हजारा जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप कालमी, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं गिरनागर, गिरनागर कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनागर की पहाड़ी। गिरनागर। धौली, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव। जौगढ़, उड़ीसा के गजाम जिले में स्थित है। एरागुडी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल,
नूल जिले में स्थित है। सुपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से 8 अलग अलग स्थान पे है ना 14 अलग अलग अभिलेखों का एक संग्रहण मिला। ठीक है, अलग अलग संदेश जो लिखे थे वहां वहां। तो सोच लिए देखिए कहाँ कहाँ तक थे, पेशावर तक था उनका, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण की तरफ में गुजरात की तरफ काठियावाड़ चले जाइए, तो सारी जगह पे इनका अभिलेख मिलता। दैट मीन्स पता चलता है कि अशोक थे, वो इनका जो साम्राज्य का विस्तार था काफी चारों ओर फैला हुआ था, वो लगभग पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में फैला हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पास देखते हैं। तो यहाँ पास देखते हैं धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों में 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग है ना प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स कहा गया है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट कहा गया है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन की नीति के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख है ना, हम लोग शिलालेख जाने, उसके बाद लघु शिला मतलब लघु छोटी छोटी शिलालेखाओं पर वहां पर जो हमारा जो अशोक जी थे वो संदेश जो लिखे थे, ठीक है, जनता तक पहुंचाने के लिए, चाहे विभिन्न जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो लघु शिलालेख में भी किया गया था और इनको थोड़ा सा अलग रखा गया था। कैसे? लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग से सम्मिलित नहीं थे और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया। तो 14 शिलालेख थे जिनमें संदेश था, अलग से जो सेपरेट किया गया, जो 8 अलग अलग स्थानों पे मिले उनसे ये अलग था। ठीक है, इसी कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। पहला तो रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। सासाराम बिहार। भाबरू विराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित। मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित। ब्राह्मगिरी मैसूर के चित्तूर दुर्ग जिले में स्थित। सिद्धपुर ब्राह्मगिरी के एक मील पश्चिम में स्थित। ठीक है, तो यहां पर ब्राह्मगिरी के एक मील पश्चिम में स्थित है। उसके बाद देखिएगा जातिंग रामेश्वर ब्राह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित। एररगुड्डी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित। गोईमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित। पाल की गुंडू गोवीमठ से 4 मील की दूरी पर स्थित। राजुल मंडगिरी आंध्र के कुर्नूल जिले में स्थित। अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित। इस तरह से जो लघु शिलालेख थे इतने सारे जगहों में, ठीक है, इनको यहाँ से प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पास एक नाम देखते होंगे, यहाँ पास एक नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारो दिख रहा है आपको? सारो मारो। ठीक है, सारो मारो ये क्या थे? शहडोल मध्य प्रदेश शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटूर यानी कि मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सनाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया है। ठीक है, कहां से? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सनाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्ट्स, मतलब पिलरों पर जो बनाया गया था स्तंभ लेख, उनके बारे में देखते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्तंभ लेखों का संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर, पाषाण जानते हैं, पाषाण माने पत्थर स्तंभों पर, है ना, चट्टानों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जो इस प्रकार है। दिल्ली टोपरा, पहला है दिल्ली टोपरा। यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर, है ना, खिजाबाद जिले में स्थित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली मेरठ, यह भी
पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है। लोरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित। लोरिया नंद नंद नंदनगढ़ यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। रामपुरवा चंपारण बिहार। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। स्तंभ लघु स्तंभ लेख देखते हैं, मीन माइनर पिलर एडिक्ट, जो मतलब छोटे छोटे पिलरों पे है ना, जो कि है ना लेख लिखा गया था, है ना जो संदेश लिखा गया था, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। अशोक के राज्य की घोषणाएं जिन स्तंभों में, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखते हैं आपको मिलेगा कि अशोक की राज्य की घोषणाएं, जो अशोक वहां अपने साम्राज्य से, है ना, ठीक है, अपने मौर्य साम्राज्य जो मगध में मौर्य साम्राज्य था, वहां से जो राज्य की घोषणाएं जो करते थे, वो सारे स्तंभों में जिन जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। सांची रायसेन जिला, कहां से, मध्य प्रदेश से। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप। रुमिन देई नेपाल के तराई में स्थित। निगलीवा निगाली सागर यह भी नेपाल के तराई में स्थित है। सांची सारनाथ कौशाम्बी के, उसके बाद हम लोग देखते हैं सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। ठीक है, संघ भेद को रोकने का आदेश वहां पर दिया हुआ है इस अभिलेख में, उस लेख में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवा की, जो हम बताए थे कि एकमात्र पत्नी का जिक्र हुआ था, ठीक है, पर विदिशा की सृष्टि की पुत्री देवी भी उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी का जिक्र हुआ था, है ना। और कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, जो कि पहले भी हम लोग इसका जिक्र किए थे। रुक्मिणी देई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। रुक्मिणी स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है, तथा निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। गुहा लेख गुहा लेख से तात्पर्य है ना, कैब मतलब गुफा, गुहा लेख मींस गुफा, गुफा में जो है ना लेख उद्गृत थे, है ना, लिखा हुआ था, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुहा लेख बोलते हैं, कैब एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने बात किया था कि बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय मतलब जो कि नास्तिकवादी होते थे, जो कि है ना यथार्थवाद में विश्वास करते थे, जो कि भौतिकवाद में विश्वास करते थे, उनको बोला जाता था आजीवक संप्रदाय के लोग। के साधुओं के निवास के लिए गुहादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यह सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला में आरामाइक लिपि में लिखा गया। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला में किस लेख से लिखा गया था, आरामाइक लिपि में लिखा गया था। एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख एक अन्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सभी मनुष्य, जो हम ब्रैकेट में लिखा कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो लेख के द्वारा जो लिखा हुआ जो प्राप्त हुआ, उसमें जो लिखे हम लोग, सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा हैं। जिस प्रकार से मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। ये प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख से प्राप्त हुआ था, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, जो अशोक के द्वारा मतलब संदेश दिया हुआ था। फिर जैसे दूसरा देखिएगा आप, है ना, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप निश्चिंत हो जाती है। एक कुशल धाय मतलब होती है ऐसी दासी जो अपना
दूध बच्चे को पिलाती है, तो क्या होती है, जब माँ उनको देती है तो क्या एक तरह से निश्चिंत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो दूध ही पिला सकती है, तो कुशल दहाई को सौंप निश्चिंत हो जाती है। उसी प्रकार से मैं भी राजकों की नियुक्ति की है, मतलब जो हमारे नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आपकी उसी तरह से काम करेंगे, एक जनता का भलाई के लिए काम करेंगे। इस तरह से प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में इस तरह से उद्गृत है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये 7वें शिलालेख में उद्धृत किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसका थोड़ा सा यहाँ पास है ना, मैंने है ना, ठीक है, इस बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहा, जो हम जो डिस्कस कर चुके हैं अभी, जस्ट जो पढ़ाया मैंने सब कुछ बताया उसमें, है ना। आप लोग की सुविधा के लिए, ठीक है, आप इस डायग्राम पे, इस बॉक्स पे एक साथ सबको, है ना, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे जैसे स्थल हैं, जिला और प्रदेश किसे कैसे, जैसे कि जौगढ़ स्थल है जहां पर शिलालेख मिला था, जिला गजाम, प्रदेश उड़ीसा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है, ठीक है। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सफलता प्राप्त कर ली थी, ठीक है, और अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। और यहीं पर मैं पार्ट 2 को खत्म करना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे मौर्य युग पार्ट 3 पे मैं कलिंग युद्ध से स्टार्ट करूंगा, और कलिंग युद्ध से जितना सारा आगे का पार्ट है उसको मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।